this is your chemistry mentor and I welcome you to our YouTube channel प्रशम स्टडी। आज हम 12th क्लास का जो सॉल्यूशन चैप्टर हमारा चल रहा है उसी का सेकंड पार्ट लेकर मैं आई हूँ और आज हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं जिसमें हम अलग अलग डिफरेंट चीज़ों के बारे में सीखेंगे। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो मेरा फर्स्ट पार्ट जो सॉल्यूशन का मैंने करवाया था उसको अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें हमने कुछ बेसिक टर्म्स की डिस्कशन किया था। ठीक है, तो बेसिक टर्म्स हमें पता होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उनमें से काफ़ी सारी टर्म्स हमारे आगे आने वाले टॉपिक्स में भी यूज़ होगी, तो इसीलिए आपके लिए वो टॉपिक देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। ठीक है, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें ही पढ़ने वाले हैं आज भी। जैसे फर्स्ट क्या है? फर्स्ट हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट वेट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है उसको समझ लेते हैं। देखो, मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका होता है आप जो भी मॉलिक्यूलर मास हो कंपाउंड का उसको डिवाइड कर दे वैलेंसी फैक्टर से। किससे डिवाइड कर दे? वैलेंसी फैक्टर से। अब ये वैलेंसी फैक्टर क्या होता है उस चीज़ को समझ लेते हैं। वैलेंसी फैक्टर को हम एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, वैलेंसी फैक्टर होता है, देखो मान लो अगर हमारे पास कोई एसिड है तो उसकी जो भी बेसिसिटी होगी, मतलब H प्लस आयन जितने वो रिलीज करेगा वो उसका क्या होगा? वैलेंसी फैक्टर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल HCl की अगर हम बात करें तो HCl जब एक्वा सॉल्यूशन में जाएगा तो एक H प्लस आयन रिलीज करेगा, तो इसीलिए इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो एसिड्स का वैलेंसी फैक्टर किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कितने H प्लस आयन वो रिलीज करेगा उस चीज़ पर। ठीक है ना? ऐसे ही बेसिस की अगर हम बात करें तो बेसिस का वैलेंसी फैक्टर डिपेंड करता है उसकी एसिडिटी पर, मतलब OH माइनस वो कितने रिलीज कर रहा है उस पर। तो बेस कितने OH माइनस रिलीज करेगा वो उसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। जैसे NaOH की अगर हम बात करें तो NaOH जब ब्रेक होता है अपने एक्वा सॉल्यूशन में तो एक OH माइनस आयन रिलीज करता है, इसीलिए इसका वैलेंसी फैक्टर 1 हो जाएगा। ठीक है ना? तो H प्लस का वैलेंसी फैक्टर हमें पता चले, एसिड्स का वैलेंसी फैक्टर हमें पता चलेगा कि कितने H प्लस आयन वो रिलीज कर रहा है, और बेसिस का वैलेंसी फैक्टर हमें पता चलेगा कितने OH माइनस आयन वो रिलीज कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम सॉल्ट्स की बात करें तो सॉल्ट्स का जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ एनायन या कैटायन है उसके पास। सॉल्ट्स का कैसे पता चलता है? कितने नंबर ऑफ एनायंस या फिर कैटायंस उसके पास हैं जब वो ब्रेक डाउन हो रहा है। देखो, एनायंस और कैटायंस में से आप किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जब भी कोई कंपाउंड फॉर्म होता है तो उसमें जितने पॉजिटिव आयन होते हैं उतने ही नेगेटिव आयन होते हैं। तो जब उसमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बराबर होते हैं तो आप चाहे कैटायंस को कंसिडर करके वैलेंसी फैक्टर निकालो या एनायंस को कंसिडर करके वैलेंसी फैक्टर निकालो, दोनों बराबर ही आएंगे, क्योंकि साइन से तो हमें यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता, हमें सिर्फ डिजिट न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब होता है ना। ठीक है, तो जैसे NaOH की बात करें तो मान लो हम कैटायंस के बेसिस पर पता कर रहे हैं हमारा वैलेंसी फैक्टर। कैटायंस क्या होते हैं? पॉजिटिव आयंस। एनायंस क्या होते हैं? नेगेटिव आयंस। तो NaOH के अंदर कितने पॉजिटिव आयन है? एक पॉजिटिव आयन है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 1 हो जाएगा। ठीक है, AlCl3 में पॉजिटिव आयंस पॉजिटिव कितना है कैसे पता चलेगा? देखो, एक एल्यूमिनियम है यहाँ पर और एक एल्यूमिनियम का चार्ज कितना होता है? +3 होता है, तो मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर 3 हो जाएगा, क्योंकि इस पर पॉजिटिव कितना है? 3 पॉजिटिव है। ऐसे ही MgOH2 में पॉजिटिव कितने हैं? एक मैग्नीशियम है और एक मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2 पॉजिटिव, तो यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको इतना क्लियर होगा। ये तो मैंने कैटायंस के बेसिस पर बताया, अब मैं आपको एनायंस के बेसिस पर भी बता देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। हाँ, आप चाहे कैटायन के बेसिस पे निकालो चाहे एनायन के बेसिस पे निकालो, दोनों इक्वली आएंगे। अब NaOH में कितने नेगेटिव आयंस हैं? एक ही नेगेटिव आयन है, OH माइनस, है ना? तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? 1 हो गया, क्योंकि एक ही नेगेटिव है। AlCl3 में 3 क्लोरीन है और एक क्लोरीन का 1 ही चार्ज होता है, तो मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो हमारे पास वैलेंसी फैक्टर 3 ही आएगा। ठीक है,
और अभी पॉजिटिव से निकाला था हमने तब भी 3 आया था। OH होल ट्वाइस, एक OH की वैलेंसी कितनी होती है 1 होती है, और यहाँ पर आपको 2 OH दिखाई दे रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 2। समझ गए ना। तो आप पॉजिटिव कैटायंस को कंसिडर करके निकालो या नेगेटिव एनायंस को कंसिडर करके निकालो, दोनों में से आप निकाल सकते हैं किसी से भी, क्योंकि दोनों की वैलेंसी जो होगी टोटल वो इक्वली होगी। ठीक है ना, तो आप किसी से भी निकाल सकते हो। तो ये इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका है। अब आपको क्या करना है, वैलेंसी फैक्टर निकालना तो हमने सीख ही लिया। तो इक्विवेलेंट वेट जब भी हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, ऊपर किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास लिख लेंगे, मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना आता ही है, और फिर नीचे उसके वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। जैसे अगर मान लो मुझे HCl का निकालना है वैलेंसी फैक्टर, तो हम क्या करेंगे, वैलेंसी फैक्टर तो हमें पता है H+ आयन 1 निकलता है, तो वैलेंसी फैक्टर 1 हो गया। तो नीचे रखेंगे हम इसकी जगह पर 1, और ऊपर क्या रखेंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, क्लोरीन 1 हो गया हाइड्रोजन का प्लस 35.5 क्लोरीन का, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 36.5, तो 36.5 हो जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर मास। तो 36.5 और डिवाइडेड बाय 1, तो आंसर कितना आएगा 36.5 ही आएगा। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा HCl का 36.5। क्लियर है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपको दोनों फॉर्मूलों में कंफ्यूज नहीं होना। मॉलिक्यूलर वेट वाला जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, जिसको मॉलिक्यूलर वेट भी आप बोल सकते हो। ठीक है, और इक्विवेलेंट ग्राम वेट या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, वो क्या होता है, गिवन मास, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा मास, डिवाइड में आपको इक्विवेलेंट वेट रखना है, और इक्विवेलेंट वेट निकालना हमने अभी सीखा। ऊपर आएगा इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हमें क्या करना है, ऊपर रखना है मॉलिक्यूलर मास और नीचे क्या रखना है, वैलेंसी फैक्टर x, है ना। तो हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। अब ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमने क्यों सीखा, क्योंकि आगे जो हम एक टर्म पढ़ने वाले हैं नॉर्मेलिटी, उसके अंदर, उसके फॉर्मूले के अंदर हमारा ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यूज होता है। तो नॉर्मेलिटी होती क्या है, नॉर्मेलिटी होती है मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट वेट पर लीटर सॉल्यूशन। पर लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम इक्विवेलेंट वेट अवेलेबल है सोल्यूट का, वो हमारी नॉर्मेलिटी होती है। क्या बोला मैंने, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितनी ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है, वो नॉर्मेलिटी कहलाती है। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर आएगा ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, और नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी किसमें, लीटर में। किसमें, लीटर में। तो ध्यान रखना है यहाँ पर लीटर में ही वॉल्यूम होना चाहिए। अगर लीटर में नहीं है क्वेश्चन में गिवन, तो आप उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन। आपको NaOH सॉल्यूशन के अंदर NaOH की नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है, जो कि 2 ग्राम NaOH को डिसॉल्व करके बनाया गया है 250 ml सॉल्यूशन के अंदर। 250 ml सॉल्यूशन के अंदर आपका 2 ग्राम NaOH है, और आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है। तो नॉर्मेलिटी के लिए आपको क्या क्या चाहिए, नॉर्मेलिटी के लिए आपको चाहिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और अपॉन में वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 250 ml, जिसको आप 1000 से डिवाइड करेंगे, 250 को 1000 से, तो आपका वॉल्यूम तो आ गया। ठीक है ना, बस बचा क्या, अब बचा आपके पास सिर्फ ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं। अब ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वैलेंसी, आप बोल सकते हो वैलेंसी फैक्टर चाहिए। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास NaOH का कैसे निकलेगा, एक Na का 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस एक हाइड्रोजन का 1, यहाँ पर 11 लिख दिया गलती से, कोई नहीं, 1 है। ठीक है, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 + 3 9, 9 + 1 10, और 1 2 3 4 ऐड से किया हुआ है, गलती से 11 आ गया। ठीक है, आप इसको 1 ही कंसिडर कीजिएगा, 1 है ये।
तो 40 टोटल इसका मास आ गया। अब वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, कितने NaOH क्या है, एक बेस है, कितने OH माइनस ये रिलीज करेगा, ये सिर्फ एक OH माइनस रिलीज करेगा, तो 40 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 40 आएगा। तो इक्विवेलेंट वेट हमारा 40 आ गया, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकाल लिया हमने। अब हमें क्या करना है, सिर्फ डिवाइड कर देना है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास हमारा 2 ग्राम है, उसको डिवाइड किया हमने किससे, 40 से। और फिर नीचे हमारा क्या आएगा, नीचे हमारा वॉल्यूम था, वॉल्यूम हमें 250 ml गिवन था, 250 ml को 1000 से डिवाइड करना था, तो 1000 हमारा ऊपर चला गया। इसको पूरे को सॉल्व किया तो ये हमारा आ गया 0.2 नॉर्मेलिटी। ठीक है, कितनी आ गई, 0.2 नॉर्मेलिटी हमारी आ गई। तो सिंपल है, कुछ नहीं, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले आप देखिए कि नॉर्मेलिटी के लिए आपको क्या फॉर्मूला चाहिए, फिर उस फॉर्मूले में जो जो चाहिए उनमें से क्या क्या गिवन है, क्या क्या नहीं गिवन है। जो गिवन है वो तो ठीक है, जो नहीं गिवन है अब उसको आप कैसे फाइंड करोगे, उसका क्या फॉर्मूला होता है, फिर उसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे और हमारी सारी वैल्यूज आ जाएंगी। बस आपको स्टेप वाइज चलना है, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है कभी भी। आपको क्या करना है, बिल्कुल स्टेप वाइज चलते रहना है। जब आप स्टेप वाइज चलते रहेंगे तो आप फाइनल आंसर पर पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, तो बस स्टेप्स को फॉलो करते हुए चलिए, गिवन चीज क्या है और आपको निकालना क्या है, इन सब चीजों का ध्यान रखिए। ठीक है ना। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि आपकी जो वैलेंसी फैक्टर होता है उसको आप निकालते हैं, फॉर्मूले में आप देख सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं है। कई बार क्या होता है, फॉर्मूला कुछ और ही कह रहा होता है और हमारा कुछ और ही आंसर होता है। जैसे कि क्या, जैसे ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर किसका है, H3PO4 का है। किसका स्ट्रक्चर है, H3PO4। तो H3PO4 में कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। तो आप बोलेंगे कि मैम 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन रिलीज कर देगा और इसका वैलेंसी फैक्टर 3 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इसमें क्या है, H3PO3, इसमें भी 3 हाइड्रोजन है, तो आप बोलेंगे मैम इसका वैलेंसी फैक्टर भी 3 हो जाएगा। इसके बाद एक और कंपाउंड मैंने रखा हुआ है, इसमें H3PO2, इसमें बोलेंगे आप मैम 3 हाइड्रोजन है, इसमें भी आपका 3 ही वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है, इनके तीनों के वैलेंसी फैक्टर अलग अलग है। कैसे, देखो समझेंगे बहुत ध्यान से। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन जो जुड़ा हुआ है वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। ऑक्सीजन आपको पता है एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तो हाइड्रोजन रिलीज हो गया। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये सारे के सारे ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ से भी हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ से भी हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन रिलीज हुए, 1 2 एंड 3। कितने हाइड्रोजन रिलीज हुए, 3। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये तो समझ आ गया। अब इसकी बात करते हैं H3PO3 की। H3PO3 में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। यहाँ बीच में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हो गया। यहाँ पर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पर भी हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। पर यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड नहीं है, वो फॉस्फोरस से कनेक्टेड है। इस वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं रिलीज हो पाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन रिलीज हो पाएंगे। तो यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर हमारा कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि 2 ही हाइड्रोजन रिलीज हो पाए। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि जो हमारे हाइड्रोजन जितने हमें फॉर्मूले में दिख रहे हैं वो ही वैलेंसी फैक्टर होगा, नहीं। मैंने आपको जब डेफिनेशन बताई थी, जब समझाया था, तो मैंने यही बोला था कि जितने H+ आयन रिलीज करेगा। मैंने ये नहीं बोला कि आपको फॉर्मूले में जितने हाइड्रोजन आयन दिख रहे हैं उतना ही उसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा, नहीं। मैंने आपको बोला कि जितना कंपाउंड H+ आयन रिलीज करेगा वो उसका वैलेंसी फैक्टर होगा। तो उसका मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा दिया कि ज़रूरी नहीं है जितने H+ आपको दिखाई दे रहे हैं कंपाउंड में उतने ही रिलीज भी हों। ठीक, ऐसे ही इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है
उसका भी देख लेते हैं। H3PO2, H3PO2 में क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन डायरेक्ट फॉस्फोरस से कनेक्टेड है, यहाँ पर ये रिलीज नहीं हो पाएगा। यहाँ भी हाइड्रोजन डायरेक्ट फॉस्फोरस से कनेक्टेड है, यहाँ भी हाइड्रोजन रिलीज नहीं हो पाएगा। पर यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा और यहाँ का हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। तो 3 हाइड्रोजन में से सिर्फ एक ही हाइड्रोजन रिलीज हो सकता है, इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर 1 हो जाएगा। तो आपको स्ट्रक्चर से हेल्प मिलती है ये जानने की कि कहाँ कहाँ पर वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, कौन कौन से हाइड्रोजन रिलीज होंगे, इसलिए स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रक्चर बनाने हमने सीखे भी हैं और आगे भी सीखते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, टेंशन मत लेना कि मैम अब तो स्ट्रक्चर भी बनाने पड़ेंगे, कितने स्ट्रक्चर याद करेंगे, ऐसे कैसे भाई। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको धीरे धीरे जब आप स्ट्रक्चर्स बनाते रहेंगे, आपको देखने को मिलते रहेंगे अलग अलग स्ट्रक्चर्स, तो आपको याद भी हो जाएंगे, है ना। ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो क्या है, वेपर प्रेशर। कौन सा टॉपिक अब शुरू हो रहा है हमारा, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, बोलोगे मैम वेपर्स जो बनते हैं उनका प्रेशर जो होता है वही होता है वेपर प्रेशर, है ना। सही बात है, बिल्कुल सही बोला भाई। वेपर प्रेशर वही होता है जो वेपर्स का प्रेशर होता है, पर उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि वेपर प्रेशर बनता कैसे है, तो आप क्या बोलेंगे कि मैम जब इवेपोरेशन होती है तो वेपर प्रेशर बन जाता है, क्योंकि वेपर से बनते हैं, वेपर से बनते हैं तो वेपर का प्रेशर बनता है। बिल्कुल सही, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं आप तो, है ना। तो अब थोड़ा सा यहाँ भी देख लीजिए। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, जब कोई भी लिक्विड इवेपोरेट होता है तो उससे जो लिक्विड इवेपोरेट होकर गैसियस फॉर्म में आता है उसकी वजह से जो प्रेशर लगता है वो वेपर प्रेशर होता है, ठीक है। तो इवेपोरेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इवेपोरेशन कैसे किस तरीके से होता है। देखो, इवेपोरेशन जो है उसमें पहले हम देखते हैं ओपन कंटेनर में क्या होता है। ओपन कंटेनर की अगर हम बात करें तो ये जो यहाँ पर सरफेस पर कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, और ऐसे ही यहाँ नीचे भी कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे। आप सभी को पता है कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें सरफेस मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, और जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको बल्क मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ये तो आप सभी को क्लियर ही है। अब ये भी आपको पता ही होगा कि जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पर चारों तरफ से फोर्स लग रहा होता है, इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से, चारों तरफ से फोर्स लग रहा होता है ना। पर ये जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं इनमें सिर्फ नीचे से फोर्स लग रहा होगा, इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से, ऊपर से फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि वो ऊपर जा चुके हैं और ऊपर कोई मॉलिक्यूल नहीं है, वाटर मॉलिक्यूल सिर्फ नीचे ही है, तो नीचे से ही फोर्स लग रहा होगा जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं उन पर। जो नीचे वाले हैं उन पर चारों तरफ से फोर्स लग रहा होगा। अब जब चारों तरफ से फोर्स लग रहा होगा तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि चारों तरफ से वो बंधे हुए हैं नीचे ही, है ना। और इनके ये जो ऊपर वाले हैं इन पर कम फोर्स लग रहा है, ठीक। तो ऊपर वालों पे क्या होता है, कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और नीचे वालों पे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है क्योंकि नीचे वालों पे चारों तरफ से फोर्स लग रहा होता है और जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं उन पर सिर्फ नीचे नीचे से फोर्स लग रहा होता है। इस वजह से जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है बल्क मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, एक मॉलिक्यूल है, इसको चारों तरफ से घेरा हुआ है, चारों तरफ से इस पर फोर्स लगाई जा रही है, तो जब इस पे चारों तरफ से फोर्स लगाई जा रही है तो अगर ये मूवमेंट करना चाहेगा, ये वाइब्रेट करना चाहेगा, तो क्या ये कर पाएगा? नहीं, बहुत मुश्किल होगी इसको वाइब्रेट करने में, है ना, क्योंकि चारों तरफ से इसको घेरा हुआ है। पर वहीं एक मॉलिक्यूल है जिस पर सिर्फ एक ही तरफ से फोर्स लग रहा है, इस मॉलिक्यूल पर सिर्फ एक ही तरफ से फोर्स लग रहा है। अब इस पे जब एक ही तरफ से फोर्स लग रहा है तो ये ज़्यादा मूवमेंट कर पाएगा क्योंकि इस साइड से तो ये फ्री है ना। जब इस साइड से ये फ्री है तो इसमें मोशन ज़्यादा हो पाएगा। तो जो सरफेस मॉलिक्यूल होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि उन पर फोर्स कम लग रहा होता है। और जो बल्क मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है क्योंकि उन पे चारों तरफ से फोर्स लग रहा होता है और चारों तरफ से वो बंधे हुए होते हैं, ठीक है ना। अब होगा क्या,
अब यहाँ पर मान लो मैंने कंटेनर को बंद कर दिया, ठीक है, मैंने क्या किया, कंटेनर को बंद कर दिया। उसको अलग डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कंटेनर को बंद कर दिया। अब कंटेनर को बंद कर दिया तो यहाँ पीछे क्या था कि जितने भी ये वेपर्स बन रही थी वो सारी की सारी एस्केप हो जाएगी, सारी की सारी बाहर निकल जाएगी, है ना, क्योंकि ओपन कंटेनर है। ओपन कंटेनर है तो जितनी भी वेपर्स बनेंगी वो सारी की सारी बाहर निकल जाएंगी। पर अगर मैं इस कंटेनर को बंद कर दूं, अगर मैं इस कंटेनर को बंद कर दूं तो अब यहाँ पर जो भी वेपर्स बनेंगी वो अंदर ही रहेंगी, क्योंकि वो एस्केप नहीं कर पाएंगी तो अंदर ही रह जाएंगी। अंदर ही रह जाएंगी तो यहाँ पर एक चीज़ और होगी। देखो आपने देखा होगा जब भी वेपर्स बनती है, मान लो पानी आप गर्म कर रहे हो, ऊपर से आपने क्या किया, उसको ढक्कन लगा दिया। जब आपने उस पर ढक्कन लगा दिया तो क्या होगा, जब भाप बनेगी तो साथ में आप क्या देखोगे कि कुछ कुछ जगह पर वाटर ड्रॉपलेट्स भी आपको दिखाई देंगी, है ना। ऐसे आपने देखा होगा जब आप पानी को गर्म करते हैं, उबालते हैं, तो जब वेपर्स बननी शुरू होती है तो वेपर्स के साथ साथ आपको बाउंड्रीज पर या फिर जो आपने ढक्कन लगाया हुआ है उसके ऊपर छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलती है। वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स आपको देखने को मिलती है वो कंडेंसेशन से बनती है ना। तो होता क्या है, जब आप कंटेनर को बंद कर देते हैं तो उस टाइम पर आपकी इवेपोरेशन होने के साथ साथ एक और प्रोसेस हो रही होती है, कौन सी, कंडेंसेशन। कौन सी प्रोसेस हो रही होती है, कंडेंसेशन। तो इस केस में इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों साथ में हो रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इसकी वजह से इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है, मतलब जितने मॉलिक्यूल्स वेपर बन के भाप बन के ऊपर जा रहे हैं उतने ही फिर कंडेंस होकर दोबारा से वाटर ड्रॉपलेट में भी कन्वर्ट होते रहते हैं। तो इक्विलिब्रियम एक बैलेंस बन जाता है, ठीक है। और ये सब क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर कंटेनर क्लोज था। पिछली वाली कंडीशन में कंटेनर ओपन था तो सारी की सारी वेपर्स बनती जा रही थी और गायब होती जा रही थी, क्योंकि आज़ादी मिली हुई थी। हम तो आज़ाद है भाई, किसी को आज़ादी मिलेगी तो वो कहीं बैठेगा थोड़ी, वो तो घूमता रहेगा। तो ऐसे ही वेपर्स है, वेपर्स को ढक्कन खुला हुआ मिला, निकल गई बाहर। पर यहाँ पर वेपर्स को क्लोज कंटेनर में रखा गया था तो वेपर्स बाहर नहीं निकल पाई, जिसकी वजह से यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया। जितने वेपर्स बनती रही उतनी ही कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट में भी कन्वर्ट होती रही, तो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया। अब वेपर प्रेशर भी यहीं पर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर वेपर्स जो हैं वो एक ही जगह पर रखी हुई हैं, बंद जगह पर है। तो यहाँ पर जितनी भी वेपर्स बनेंगी उनकी वजह से एक प्रेशर डेवलप होना शुरू होगा, उसी प्रेशर को वो वेपर प्रेशर बोल देते हैं। तो वेपर प्रेशर जो है वो सिर्फ क्लोज कंटेनर के केस में ही डेवलप होता है। ओपन कंटेनर के केस में वेपर प्रेशर डेवलप नहीं हो पाता है। क्यों, क्योंकि सारी गैस तो बाहर निकल जाती है, वेपर्स सारी बाहर निकल जाती है। तो इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। तो वेपर प्रेशर होता क्या है, प्रेशर अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड। किसी भी लिक्विड के सरफेस पे जो वेपर्स होती हैं उसका जो प्रेशर होता है वो वेपर प्रेशर कहलाता है, ठीक है। वेपर प्रेशर किसी भी प्योर चीज़ का जो वेपर प्रेशर होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, पी नॉट से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी नॉट। पी नॉट मतलब प्योर। फिर जिसका भी प्योर का होगा, मान लो पी नॉट प्योर वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल है तो हम लिख देंगे पी नॉट ई, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथेनॉल, इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन है तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पी नॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी प्योर सॉल्वेंट या सॉल्यूट के वेपर प्रेशर को, ठीक है ना। तो इतना क्लियर हो गया होगा आपको कि ओपन कंटेनर में क्या होता है और क्लोज कंटेनर में क्या होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे अब हम बात करते हैं कि जो वेपर प्रेशर है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कुछ फैक्टर्स पर तो डिपेंड करता ही होगा, है ना। तो अब हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है कि फैक्टर्स जिन पर हमारा वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, ठीक। देखो सबसे पहले बात तो ये है कि वेपर प्रेशर हमारा जो है वो किसी भी कंटेनर के शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ क्या है कि वेपर प्रेशर जो है वो किसी भी कंटेनर के शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो अब आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा कि जब आप सरफेस इंक्रीज करते हो तो प्रेशर, जो वेपर्स बनने की कैपेबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। जैसे
आपने चाय ली है, ठीक है, आप एक कप में चाय ले रहे हो और एक कटोरी में चाय ले रहे हो, ठीक है, कप में चाय ली है, कटोरी में चाय ली है, तो सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है? कटोरी में। कटोरी का सरफेस एरिया ज़्यादा है तो चाय ठंडी किस में जल्दी होगी? कटोरी की, एज कंपेयर टू कप, है ना। तो वहाँ पर वेपर्स ज़्यादा बने इसलिए ठंडी हो गई कटोरी के केस में। तो आप बोलोगे कि मैम देखो यहाँ पर तो सरफेस एरिया पर डिपेंड कर रही है, मतलब साइज पर डिपेंड कर रही है, शेप पर डिपेंड कर रही है, पर यहाँ पर हम वेपर प्रेशर बनने की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर प्रेशर की बात कर रहे हैं, ओनली प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो जब आप सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो प्रेशर हम पर यूनिट एरिया देखते हैं ना, प्रेशर हम देखते हैं पर यूनिट एरिया, तो पर यूनिट एरिया जो प्रेशर होगा वो तो सेम ही रहेगा, क्योंकि जब सरफेस एरिया बढ़ा तो वेपर्स बढ़ी, है ना, एरिया बढ़ा तो वेपर्स बढ़े, अगर एरिया नहीं बढ़ता तो वेपर्स नहीं बढ़ते। तो एरिया पर यूनिट एरिया में जो वेपर्स है वो तो अभी भी उतनी है, एरिया के साथ साथ वेपर्स बढ़े हैं, एरिया पर यूनिट एरिया तो वेपर्स उतनी है ना। तो जो हमारा वेपर प्रेशर होता है वो शेप और साइज, कंटेनर के शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। दूसरा क्या है, ये नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करता है, ये नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करता है। कैसे? जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है वाटर का और दूसरा मैंने एग्जाम्पल लिया है इथेनॉल का। ये वाटर का एग्जाम्पल है, ये इथेनॉल का एग्जाम्पल है। आपको पता है वाटर और इथेनॉल दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो दोनों में वेपर्स जो बनेंगे वो बराबर बनने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। आपको पता है कि जो वाटर का एक मॉलिक्यूल होता है वो 4 मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ये हमने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, है ना, कि जो एक वाटर मॉलिक्यूल होता है वो 4 मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो एक ने किसके कितनों के साथ बॉन्ड बनाया? 4 के साथ, मतलब इसको 4 मॉलिक्यूल घेर के बैठे हुए हैं। और इथेनॉल जो है वो सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा इधर है, ज़्यादा बॉन्डिंग है, मतलब ये चारों तरफ से स्ट्रांगली पैक है, तो इसको कोई इवेपोरेट नहीं होने देगा, इसको भाप नहीं बनने देगा कोई, इसको गैसियस फॉर्म में नहीं आने देंगे। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से घिरे हुए हैं। पर इथेनॉल के केस में क्या है, इथेनॉल में कम फोर्स है, कम फोर्स लग रहा है। जब कम फोर्स लग रहा है तो क्या होगा, इसको ईजी होगा इवेपोरेट होना और ये ईजिली इवेपोरेट हो जाएगा। तो वाटर जो है, वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट कम हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसको चारों तरफ से घेरा हुआ है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स ने, इसलिए ये इवेपोरेट नहीं हो पाएगा। पर यहाँ पर सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इथेनॉल जो है वो ईजिली इवेपोरेट हो जाएगा। तो ये ईजिली इवेपोरेट होगा इथेनॉल, इस वजह से इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और वाटर इवेपोरेट नहीं हो पाएगा, इसीलिए इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू इथेनॉल। इतना समझ आ गया होगा। तो नेचर पर डिपेंड करता है, इंट्रैक्शन पर डिपेंड करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही कम वेपर बनेंगे, जितने कम वेपर बनेंगे उतना ही कम वेपर प्रेशर होगा, है ना। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, चारों ओर से मॉलिक्यूल्स ने उसको घेरा हुआ है, स्ट्रांगली उसको पकड़ के बैठे हुए हैं, तो क्या वो उसको वेपर बनने देंगे? नहीं बनने देंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो वेपर नहीं बन पा रही है, वेपर नहीं बनेगी तो वेपर प्रेशर भी नहीं बनेगा, है ना। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि वेपर प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, जो कि मैंने अभी आपको समझाया है। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतने ही कम वेपर बनेंगे और जितने कम वेपर बनेंगे उतने ही कम वेपर प्रेशर भी होगा, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। अब देखो, हमारे जो सब्सटेंसेस होते हैं ना वो 2 तरीके के होते हैं, वो वॉलेटाइल भी हो सकते हैं, नॉन वॉलेटाइल भी हो सकते हैं। वॉलेटाइल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? जो इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं, लिक्विड से गैसियस फॉर्म में आ जाते हैं। नॉन वॉलेटाइल वो होते हैं जो इवेपोरेट नहीं हो पाते, ठीक है। अब जो इवेपोरेट नहीं हो पाएगा, जो इवेपोरेट नहीं हो पाएगा उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो कुछ ना कुछ तो होगा, है ना।
जो इवेपोरेट हो जाएगा उसका कुछ वेपर प्रेशर होगा, और जो इवेपोरेट नहीं हो पाएगा उसका वेपर प्रेशर कितना होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि वेपर तो बने ही नहीं ना। तो जो नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं उनका वेपर प्रेशर ज़ीरो होता है प्योर का। क्यों? क्योंकि वो इवेपोरेट नहीं हुए, वेपर्स बनी ही नहीं। जब वेपर्स ही नहीं बनी तो फिर वेपर का प्रेशर भी नहीं बनेगा, है ना। नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस की बात हो गई। अब वॉलेटाइल की बात करते हैं। वॉलेटाइल में वेपर प्रेशर की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है, ज़ीरो नहीं होती, तो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पर वॉलेटाइल लिक्विड्स क्या है, इवेपोरेट हो जाते हैं, वेपर्स को बना लेते हैं, और जब वेपर्स को बनाएंगे तो कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर तो आएगा ही, है ना। तो जो वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, वॉलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं, उनका वेपर प्रेशर, प्योर सब्सटेंस का वो वेपर प्रेशर की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होते हैं। और जो नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं उनका जो वेपर प्रेशर होता है वो ज़ीरो के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं वॉलेटाइल का, जैसे वाटर है, वाटर तो हम सभी को पता ही है वॉलेटाइल होता है, भाप बनते हुए हम लोगों ने खुद देखा ही है। और बेंजीन का एग्जाम्पल लिया है। ये बहुत ही कॉमन ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में भी देखने को मिलेंगे, है ना। यूरिया, ग्लूकोज, ये दोनों नॉन वॉलेटाइल होते हैं, ठीक। उसके बाद वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। ये तो आप डेली लाइफ में भी देखते ही हैं, जितना आप वाटर को ज़्यादा हीट करते हैं उतनी ही ज़्यादा भाप बनती है ना। ज़्यादा भाप क्यों बनती है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। जब आप हीट देते हो किसी भी सब्सटेंस को, जब किसी भी मॉलिक्यूल को, किसी भी सब्सटेंस को जब आप हीट अप करते हो तो टेम्परेचर बढ़ने से, टेम्परेचर मतलब आप एक एनर्जी दे रहे हो ना मॉलिक्यूल्स को। जब आप मॉलिक्यूल्स को एनर्जी देते हो तो उनके अंदर जो वाइब्रेशन पहले से हो रही होती है, आपको पता है मॉलिक्यूल्स हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं, तो उनमें जो ऑलरेडी वाइब्रेशन हो रही थी वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि अब उन्हें और ज़्यादा टेम्परेचर और ज़्यादा एनर्जी मिल गई। जब उन्हें और ज़्यादा एनर्जी मिल गई तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो और ज़ोर से वाइब्रेट करना शुरू करेंगे। पहले अगर ऐसे स्लोली स्लोली कर रहे थे तो अब तेज तेज करने लग जाएंगे, ज़्यादा तेज तेज करेंगे वाइब्रेट, तो क्या होगा, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टैब्लिश होगा पहले वो ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने की वजह से लिक्विड से मॉलिक्यूल्स निकलकर वेपर फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। तो इस वजह से वेपर फॉर्म होंगे, और वेपर फॉर्म होंगे तो आपको पता है वेपर प्रेशर भी बनेगा। तो जब हम टेम्परेचर देते हैं तो उससे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से इवेपोरेशन होता है, वेपर्स बनती हैं, और वेपर्स बनने से वेपर प्रेशर भी बनता है। इतना क्लियर हो गया ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने बात की है, अभी तो मैं प्योर की बात कर रही थी, अभी तक मैंने सॉल्यूशन की बात नहीं की थी। अब हम सॉल्यूशन में देखते हैं कि सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर होता है वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है या क्या होता है, ठीक। तो मान लो मेरे पास बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब एक सोल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। तो मैंने सोल्यूट को 1 से डिनोट किया है और सॉल्वेंट को 2 से डिनोट किया है, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट, प्योर सोल्यूट की अगर बात करें तो प्योर सोल्यूट का वेपर प्रेशर P01 होगा। ऐसे ही प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P02 होगा। नॉट कब लगता है? प्योर के लिए, ठीक है। और दोनों ही जो लिक्विड्स हैं मेरे, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड हैं, और लिक्विड भी कैसे वाले? वॉलेटाइल लिक्विड है, ठीक है। दोनों ही वॉलेटाइल लिक्विड है, मतलब दोनों ही वेपर्स फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास एक फर्स्ट कंटेनर है जिसमें मैंने प्योर सोल्यूट लिया है, और दूसरे वाले कंटेनर में मैंने प्योर सॉल्वेंट लिया है, और फिर मैंने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया और सॉल्यूशन फॉर्म कर दिया। इतना क्लियर हो गया। अब जब प्योर 1 था, प्योर सोल्यूट था, तो इसका कुछ वेपर प्रेशर होगा। प्योर 2 में भी कुछ वेपर प्रेशर होगा, और जब मैं इसको मिक्स कर दूंगी और सॉल्यूशन फॉर्म कर दूंगी तो भी इसमें कुछ वेपर प्रेशर होगा। पर होता क्या है, जब कोई प्योर फॉर्म में होता है वॉलेटाइल सब्सटेंस, तो उसका जो वेपर प्रेशर होता है और प्योर 2 का या प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो मिक्स होने के बाद, मिक्सचर फॉर्म करने के बाद रिड्यूस हो जाएगा। मतलब इसका जो वेपर प्रेशर है इंडिविजुअली, इसका जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा होगा
एज कंपेयर टू सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से। ठीक है, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के कंपैरिजन में इनका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पर से एक फॉर्मूला हमारा बन के आता है। देखो यहाँ पर से एक फॉर्मूला भी बनकर आता है और एक लॉ भी बनकर आता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है जो कि आगे कई सारे टॉपिक्स में भी यूज़ होगा, उसका नाम आपको सुनने को मिलेगा। तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि क्या कहता है ये लॉ और होता क्या है इस लॉ में। ठीक है, ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये प्योर सोल्यूट है, ये प्योर सॉल्वेंट है और ये दोनों को मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन बना है। ठीक, तो राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है वो समझ लेते हैं। राउल्ट्स लॉ भी बोलते हैं लोग, राउल्ट्स लॉ। ठीक है, ये राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है वो समझ लेते हैं। देखो, ये राउल्ट्स लॉ बोलता है कि जब आप एक सॉल्यूशन लेते हैं उसमें जो वॉलेटाइल लिक्विड होते हैं उनका जो प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, हर एक कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के। क्या बोला, एक सॉल्यूशन के अंदर आपके जो भी वॉलेटाइल लिक्विड होते हैं उनका जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके मोल फ्रैक्शन के। मतलब यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर जितने 1 के पार्टिकल होंगे, जितने 2 के पार्टिकल होंगे, उनका जो भी मोल फ्रैक्शन होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनका पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्यों बोला मैंने, क्योंकि अब ये प्योर फॉर्म में नहीं है। जब प्योर फॉर्म में थे तो प्योर बोल रहे थे, पर अब क्या है, दोनों मिक्स हो गए। तो कुछ प्रेशर 1 का होगा, कुछ प्रेशर 2 का होगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ 2। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर हम टर्म यूज करते हैं पार्शियल प्रेशर, क्योंकि दोनों अपनी तरफ से प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। तो पार्शियल प्रेशर 1 का और पार्शियल प्रेशर 2 का। तो ये जो पार्शियल प्रेशर्स होते हैं इनके, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, इनके मोल फ्रैक्शन के। मतलब कितने मोल्स उसमें प्रेजेंट है, जितने ज़्यादा पार्टिकल होंगे उतना ही ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा। मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, याद है ना, सीखा था हमने। तो मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास करके। उसके बाद जिसका भी हमें निकालना है, अगर 1 का निकालना है तो ऊपर मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 और नीचे क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 + 2। याद आया कुछ, पिछली क्लास में मैंने करवाया था। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो देखिए, वहाँ पर जाकर देखिए, मोल फ्रैक्शन बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है, आपको वहाँ से मोल फ्रैक्शन निकालना आ जाएगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पे देखो राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है। राउल्ट्स लॉ बोलता है कि पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ 1, है ना। अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है उसको हटाएंगे तो इज इक्वल टू आएगा, और इज इक्वल टू को लगाने के साथ साथ एक कांस्टेंट आता है जो कि हमने यहाँ पर लिखा है पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर 1। ठीक है, ये कैसे आया वो भी सुन लीजिए। देखिए, मान लो मैंने क्या लिखा था, पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ 1, है ना। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है तो इज इक्वल टू लगाना पड़ेगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट के मान लो, और फिर आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ 1। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब ये जो के है, ये के कैसे निकलेगा, के की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो देख लीजिए। के की वैल्यू फाइंड करने के लिए मान लो कि हमारे पास एक प्योर केमिकल है 1 का। ठीक है, प्योर 1 है हमारे पास। ठीक है, जो भी 1 है हमारे पास, जो भी केमिकल 1 था, सोल्यूट हमने जिसको माना, वो प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है हमारे पास। ठीक है, अब जब ये प्योर फॉर्म में है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो हमारे पास सब्सटेंस है, पूरा का पूरा जो केमिकल है वो सिर्फ 1 से ही बना हुआ है, इसलिए मोल फ्रैक्शन इसका 1 हो जाएगा। और अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 लेना चाहे तो 2 तो हमारे पास है ही नहीं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। ठीक है भाई, अब
हमारे पास फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला हमारे पास आया था पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 इज इक्वल्स टू K पार्शियल प्रेशर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ 1, है ना, यही था। अब यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 है, अब हमने प्योर 1 लिया है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 जो है वो प्योर 1 के इक्वल होगा, क्योंकि पूरा का पूरा वही है। तो पार्शियल प्रेशर और प्योर प्रेशर ऑफ 1 दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 को प्योर वेपर प्रेशर ऑफ 1 से वो कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब 1 का जो वैल्यू है, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 कितना है, 1 है। तो मैं यहाँ पर इसको हटाकर 1 लिख सकती हूँ, इसको मैं हटाकर क्या लिख सकती हूँ, 1 लिख सकती हूँ, इसकी वैल्यू पुट कर सकती हूँ, इनटू में 1 आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे, इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ, क्या आएगा मेरे पास, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर 1 इज इक्वल्स टू के की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 के इक्वल आ गई। तो बस इसीलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर डायरेक्ट आपके सामने देखो क्या लिखा हुआ है, के ना लिखकर हमने डायरेक्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 लिख दिया, प्योर 1 का प्रेशर लिख दिया। ठीक है ना, डायरेक्ट प्योर लिख दिया। ठीक है, वो जो पूरा प्रोसीजर था बीच का, के कैसे हटा, के की जगह पर प्योर वेपर प्रेशर ऑफ 1 कैसे आया, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, किस तरीके से यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर पहले के लगा था और फिर वो जो के है वो हमने किस तरीके से रिप्लेस किया प्योर वेपर प्रेशर से, वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो सेम ऐसे ही, ये तो 1 का था पूरा, 2 का भी ऐसे ही होगा। कंपोनेंट 2 के लिए हम क्या करेंगे, कंपोनेंट 2 का क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ 2, ये होगा राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग। फिर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर हमारे पास क्या आएगा, के आ जाएगा, और फिर के को हम जिस तरीके से हमने पहले प्रूफ किया था P01 से, इसी तरीके से के को यहाँ पर P02 से रिप्लेस कर दिया जाएगा। और जब रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा P2, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ 2 इज इक्वल्स टू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर 2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। तो ये राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग आया है फॉर्मूला। ठीक है, अब डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बोलता है कि टोटल वेपर प्रेशर मतलब पी टोटल जो है वो किसके इक्वल होता है, P1 प्लस P2 के। किसके इक्वल होता है, P1 प्लस P2, मतलब P टोटल प्रेशर ऑफ टोटल फुल सॉल्यूशन जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 का पार्शियल प्रेशर प्लस 2 का पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो ये डाल्टन लॉ बोलता है। इतना आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब P1 और P2 की अगर वैल्यू पुट करें तो P1 की जगह पर क्या आएगा, P01 इंटू जीटा 1, P2 की जगह पर क्या आएगा, P02 जीटा 2। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया P01 जीटा 1, P02 जीटा 2। ठीक है, अब देखो क्या होता है, किसी भी मोल फ्रैक्शन का टोटल 1 होता है। कैसे, मान लो अगर मेरे पास टोटल मॉलिक्यूल 4 हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर, जिसमें से मेरे पास 1 वाला जो है उसके मेरे पास 1 मॉलिक्यूल है और बाकी जो बचे हुए 3 मॉलिक्यूल है वो 2 के हैं, है ना। सॉल्यूट के मेरे पास सिर्फ 1 मॉलिक्यूल है और सॉल्वेंट के मेरे पास 3 मॉलिक्यूल है। तो अगर मैं इसका मोल फ्रैक्शन निकालूंगी तो क्या होगा, सॉल्यूट का 1 मेरे पास सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं और टोटल पार्टिकल्स मेरे पास 4 हैं, तो 1/4 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं सॉल्वेंट की बात करूँ तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मेरे पास 3 हैं और टोटल मेरे पास 4 है। तो ये सॉल्वेंट का है, सॉल्यूट का क्या है, 1/4। इन दोनों को टोटल क्या आएगा, 4/4 मतलब 1। तो टोटल मोल फ्रैक्शन का टोटल क्या होता है, सॉल्यूशन का 1 ही आता है। तो मैं ऐसा कर सकती हूँ कि पहले वाला जो मैंने निकाला, मतलब मान लो मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 निकाला, तो मैं 2 कैसे निकाल सकती हूँ, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ 1, है ना। 2 का मोल फ्रैक्शन मैं कैसे निकाल सकती हूँ, पहले का निकाल लिया और फिर उसको 1 में से माइनस कर दिया तो 2 का आ जाएगा, है ना।
तो ऐसे ही मैंने क्या किया, यहाँ पर रिप्लेस किया मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 को, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 को मैंने रिप्लेस किया 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 से। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, P1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। P1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2 प्लस P नॉट 2x2, यही आएगा। अब क्या करेंगे, इस वाली टर्म से इस वाली टर्म से x2 को कॉमन ले लेंगे और हमारे पास ये जो फाइनल आपको नीचे दिखाई दे रहा है ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये, बहुत ही इजीली आप इसको ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो हमारी डेरिवेशंस होती है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। डेरिवेशंस को बिल्कुल भी लाइटली ना ले, सारी डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट होती है। कभी भी कोई भी फॉर्मूला आपको डिराइव करने के लिए आ सकता है और फॉर्मूले ज़रूर याद करने हैं। फॉर्मूले याद करने का तरीका क्या है, आप एक जगह पर जब भी चैप्टर के नोट्स बनाएंगे तो चैप्टर्स के नोट्स बनाने से पहले एक पेज खाली छोड़ दो, वहाँ पर क्या करो, सारे के सारे फॉर्मूले एक ही जगह पर लिख लो, बीच बीच में नहीं लिखने के, फिर ढूंढना पड़ता है ना बीच बीच में फॉर्मूले। तो इससे अच्छा क्या है कि आप उसको चैप्टर की स्टार्टिंग में एक पेज छोड़ दो, उस एक पेज में आप सारे के सारे फॉर्मूले इकट्ठे रखो, ताकि जब भी आपको रिवीजन करने का मन हो तो आप वहीं एक जगह से रिवाइज कर ले सारे फॉर्मूले। ठीक है ना, तो ये सही तरीका होता है। बाकी बीच में जहाँ भी फॉर्मूले आए, आपके नोट्स के बीच में जहाँ भी फॉर्मूला आए तो उसको बॉक्स के अंदर लिख लिया करो, ताकि क्या होता है ना, दूर से ही पता चल जाता है हाँ ये फॉर्मूला है, तो जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास ये एक नया फॉर्मूला आया है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है आगे। ठीक, अब बात करते हैं, अभी तक ये जो हमने वेपर प्रेशर की बात की थी, ये वेपर प्रेशर हमारा था लिक्विड के अंदर, जो हमारा लिक्विड था, दोनों सॉल्यूट सॉल्वेंट, इन लिक्विड्स के अंदर जो हमारा वेपर प्रेशर होगा उसकी बात कर रहे थे। अब हम वेपर प्रेशर की बात करते हैं, जो ऊपर ये वेपर्स नहीं बनती, इन वेपर्स के अंदर वेपर प्रेशर क्या होगा। तो वेपर फेज के अंदर जो है वो वेपर प्रेशर किससे, हम डेल्टन लॉ से ही फाइंड करते हैं। ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं, वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ 1 इज इक्वल्स टू हमारी गैस के अंदर या फिर वेपर फेज के अंदर जो मोल फ्रैक्शन है इनटू टोटल वेपर प्रेशर। ठीक है, क्या बोला मैंने, दोबारा से ध्यान से सुनेंगे। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ 1, अगर मुझे 1 का फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ 1 इज इक्वल टू y1, y1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपाउंड 1 इनटू वेपर प्रेशर टोटल, या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं y1 इज इक्वल्स टू पार्शियल वेपर प्रेशर अपॉन टोटल वेपर प्रेशर। ठीक है, ऊपर आएगा पार्शियल वेपर प्रेशर और नीचे आएगा टोटल वेपर प्रेशर। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, 2 का निकालना है तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ 2 अपॉन टोटल वेपर प्रेशर, तो वहाँ से आपका y2 आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, ऊपर पार्शियल प्रेशर नीचे टोटल, इससे आप वेपर फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन अगर आपको लिक्विड में निकालना है तो उसको x1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और वहीं मोल फ्रैक्शन अगर आपको वेपर फेज में निकालना है तो उसको y1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, x1 निकालना है तो हमने पहले राउल्ट्स लॉ से सीख लिया। ठीक है, और अगर आपको वेपर फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन निकालना है, 1 का निकालना है, तो ऊपर पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 और नीचे टोटल वेपर प्रेशर। ठीक है ना, इतना आप सभी को क्लियर हो गया होगा, आई होप। अब एक क्वेश्चन करेंगे हम, और वो एक क्वेश्चन आपके सारे फॉर्मूले क्लियर करवा देगा, क्योंकि उस एक क्वेश्चन के अंदर मैंने सारे फॉर्मूले यूज़ करवाने की कोशिश की है। तो क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं हम, या पहले चलो ग्राफ पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे लास्ट में। ठीक है, देखो ग्राफ क्या बोलता है। ग्राफ बनाना है आपको, सिंपली ये ग्राफ है, ग्राफ में आपको नीचे रखना है मोल फ्रैक्शन, नीचे क्या रखना है, मोल फ्रैक्शन, और यहाँ पर बाय एक्सिस पर आपको क्या रखना है, वेपर प्रेशर।
अब इस चीज़ को ध्यान से समझना। मान लो यहाँ पर आपका प्योर 1 है, अगर आपका प्योर 1 है तो उसका मोल फ्रैक्शन 1 हो जाएगा, और जब प्योर 1 है तो उसमें 2 तो होगा ही नहीं, जब 2 नहीं होगा तो उसका मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, हमें पता है जब प्योर 1 होता है तो उसमें जो उसका वेपर प्रेशर होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर, वो उसके प्योर वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, क्योंकि जब 1 ही है, जब पूरा का पूरा 1 ही है, प्योर 1 ही अवेलेबल है हमारे पास, तो उसमें पार्शियल प्रेशर की तो बात आएगी नहीं ना। 1 है तो उसका प्योर ही है ना, तो प्योर वेपर प्रेशर होगा। अब प्योर वेपर प्रेशर है तो यहाँ पर प्योर वेपर प्रेशर तक पहुँच गए मैक्सिमम। अब क्या होगा, अब हमने उसके अंदर 2 को मिक्स करना शुरू किया। जैसे ही जैसे 2 को मिक्स करते हुए चलेंगे हम, तो 2 मिक्स होता जाएगा और यहाँ पहुँचते पहुँचते 1 ख़त्म हो जाएगा और सारा का सारा 2 रह जाएगा। 1 ख़त्म हो गया और सारा का सारा 2 रह गया। जब सारा का सारा 2 रह गया तो अब 2 का तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 का जो मोल फ्रैक्शन है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है तो 0 हो जाएगा। अब जब हमारे पास प्योर बी है तो बी का जो वेपर प्रेशर है वो प्योर बी के प्योर 2 के इक्वल हो जाएगा, है ना। जब पूरा का पूरा आपके पास 2 ही है, प्योर 2 है, तो उसका जो मोल फ्रैक्शन होगा वो 1 हो जाएगा, और जो वेपर प्रेशर होगा वो मैक्सिमम के इक्वल होगा, जो प्योर का होता है वही होगा, है ना। तो यहाँ पर हो गया। तो यहाँ से ये बना हमारा फर्स्ट वाले का ग्राफ और ये बना हमारा सेकंड वाले का ग्राफ। ठीक है, ये आपका फर्स्ट वाले का ग्राफ, ये आपका सेकंड वाले का ग्राफ। ठीक, और जो दोनों को लाइन जोड़ेगी ये होगा सॉल्यूशन का ग्राफ। ये किसका होगा, ये सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा, पी टोटल को रिप्रेजेंट करेगा। पी टोटल किसके इक्वल होता है, P1 प्लस P2। तो ये हो गया आपका टोटल का। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। ये एग्जाम में ग्राफ बहुत आते हैं, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो ग्राफ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार और समझ लेते हैं क्या बोला मैंने। देखो यहाँ पर प्योर आपके पास 1 था, जब आपके पास प्योर 1 था तो उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 1 होगा। जब प्योर 1 है तो उसका मोल फ्रैक्शन 1 होगा, और दूसरा तो है ही नहीं तो उसका मोल फ्रैक्शन 0 हो जाएगा। और जब प्योर कोई भी चीज़ होती है तो उसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम होता है, जो कि प्योर वेपर प्रेशर के इक्वल होता है, तो ये प्योर वेपर प्रेशर हो गया। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ गए तो हमने क्या किया, 2 मिलाना शुरू किया, 2 2 2 2 2, तो यहाँ तक आते आते 1 0 हो गया। ठीक है, 1 0 हो गया तो उसका मोल फ्रैक्शन 0 हो जाएगा, और 2 जो है वो पूरा फिल हो चुका है। अब प्योर 2 है हमारे पास तो उसका मोल फ्रैक्शन 1 हो जाएगा, और जो वेपर प्रेशर होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, जो कि प्योर का होता है। ठीक, तो यहाँ पर 1 जो है वो मैक्सिमम था और यहाँ आते आते 0 हो गया, तो ये हो गया ग्राफ 1 का। ऐसे ही 2 की बात करते हैं, 2 यहाँ पे 0 था और यहाँ जाते जाते मैक्सिमम हो गया, तो ये 2 का ग्राफ हो गया। और जब इन दोनों पॉइंट्स को हम जोड़ेंगे तो ये P टोटल वेपर प्रेशर ऑफ टोटल फुल सॉल्यूशन का आएगा, जो कि P1 प्लस P2 होता है। तो ये ग्राफ आपको हो गया होगा क्लियर। अब लास्ट में आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है उसको समझ लेते हैं। आपको वेपर प्रेशर दिया गया है क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CHCl3। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है। और दूसरा आपको दिया हुआ है डाइक्लोरोमीथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH2Cl2। ठीक, इन दोनों के फॉर्मूले आपको दिए हुए हैं। एट 298 केल्विन दोनों का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, तो मतलब ये प्योर का वेपर प्रेशर होगा। ठीक है ना। चलिए, तो वेपर प्रेशर आपको क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन का दिया हुआ है। आपको क्या फाइंड करना है, आपको कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब टोटल वेपर प्रेशर। तो आपको टोटल वेपर प्रेशर फाइंड करना है जब आप 25 ग्राम क्लोरोफॉर्म मिलाएंगे और 40 ग्राम डाइक्लोरोमीथेन मिलाएंगे। जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। और दूसरा आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है दोनों कंपोनेंट का, मतलब क्लोरोफॉर्म का भी निकालना है, डाइक्लोरोमीथेन का भी निकालना है इन वेपर फेज। किस में निकालना है, इन वेपर फेज। वेपर फेज के अंदर आपको दोनों के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। ठीक है,
अब देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, टोटल वेपर प्रेशर निकालना है। तो पहले फॉर्मूला देखते हैं टोटल वेपर प्रेशर का क्या होता है। टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ 1, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ 1 प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ 2। क्लियर है। टोटल वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा, पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ 1 प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ 2, इन दोनों के ये इक्वल होगा। अब हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 निकालना है। हमें पता है पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 किसके इक्वल होता है, प्योर 1 का वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ 1। तो हमें पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 निकालना पड़ेगा। ऐसे ही 2 का निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 भी निकालना पड़ेगा। तो दोनों हमने यहाँ पे निकाले हुए हैं। देखिए, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास मोलर मास होना चाहिए। CH2Cl2 का मोलर मास कैसे निकाला, एक कार्बन है 12x1, 2 हाइड्रोजन है 1x2, 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन का 35.5 × 2, इन सबको ऐड किया तो हमारे पास आ गया मोलिकुलर मास ऑफ CH2Cl2। उसके बाद मोलर मास ऑफ CHCl3 क्लोरोफॉर्म, हमारे पास कार्बन है एक तो 12x1, एक हाइड्रोजन 1x1 और 3 क्लोरीन, मतलब एक क्लोरीन का 35.5 × 3, 3 है तो × 3। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 119.5। इतना हमारा मोलर मास आ गया। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पर देखो हमें डाइक्लोरोइथेन कितना दिया हुआ था, यहाँ पर दिया हुआ है, हाँ ये रहा, डाइक्लोरोइथेन हमें 40 ग्राम दिया हुआ था। तो यहाँ पे देखो 40/85, यहाँ पे हमने निकाला 85, डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा मोल्स ऑफ CH2Cl2। ठीक है। ऐसे ही हमें मोल्स ऑफ CHCl3 निकालने हैं। देखो पीछे कितना मास दिया हुआ है CHCl3 का 25.5 ग्राम। तो गिवन मास कितना है 25.5 ग्राम, और यहाँ पर हमने मॉलिक्यूलर मास कितना निकाला 119.5 ग्राम। सॉल्व किया तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। नंबर ऑफ मोल्स आ गए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स दोनों को ऐड करके निकाला तो ऐड करके 0.683। अब हमें क्या करना है, मोल फ्रैक्शन। पहले हम CHCl2 का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, तो ऊपर CHCl2 के नंबर ऑफ मोल्स आएंगे और नीचे टोटल आएंगे, तो नीचे टोटल लिख दिए। ठीक है, दोनों को सॉल्व किया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl2 आ गया। ऐसे ही हमने 1 माइनस करके इसमें से CHCl3 का निकाल लिया। तो अब मेरे पास दोनों मोल फ्रैक्शन आ चुके हैं। अब मोल फ्रैक्शन आ चुके हैं तो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, P टोटल निकालना। P टोटल का फॉर्मूला हमने देखा था, P1 P2 माइनस P1 x2। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, बाकी दूसरा फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको बताया था उससे भी निकाल सकते हैं, दोनों से आंसर सेम ही आएंगे। ठीक, इसको लगाओ चाहे उसको लगाओ। वैल्यूज सारी पुट की, सॉल्व किया, हमारे पास टोटल प्रेशर आ गया। ठीक है, टोटल प्रेशर आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास काम क्या था, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन में बोला गया था कि आपको वेपर फेज के अंदर दोनों का फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, किसमें, वेपर फेज के अंदर। तो हमने पढ़ा था वेपर फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है। अगर 1 का निकालना है तो y1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 अपॉन पार्शियल प्रेशर, नहीं मैं कुछ भी बोलूँगी आप मान लोगे क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 इन वेपर फेज किसके इक्वल होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 अपॉन टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का। ठीक है ना, तो ये होता है। तो बस कुछ नहीं करना, हमने सारी चीज़ें निकाल रखी हैं और हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पर हमने निकाला पार्शियल प्रेशर ऑफ 1, यहाँ पे हमने निकाला पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म। दोनों का पार्शियल प्रेशर निकालने के बाद हमने फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करी, पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 अपॉन टोटल पार्शियल प्रेशर, सॉल्व कर लिया। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ 2 अपॉन टोटल पार्शियल प्रेशर, सॉल्व कर लिया। तो यहाँ से हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, देखो जब भी मैं आपको कोई क्वेश्चन करवाती हूँ ना, तो कोशिश क्या करो, आप वीडियो को पॉज करो और पॉज करने के बाद पहले खुद से सॉल्व करो। खुद सॉल्व करने के बाद जहाँ अटको या रह जाओ वहाँ पर फिर वीडियो को देखा करो। क्वेश्चन को जब आप खुद से सॉल्व करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपने आगे वाला जहाँ पर मैंने फॉर्मूला वगैरह एक्सप्लेन किया था वो आपको कितना पल्ले पड़ा, कितना समझ में आया। ठीक है ना,
उससे क्या होता है ना, आपको अपना दिमाग चलाने की जो कैपेबिलिटी होती है वो बढ़ेगी, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन सेम तो नहीं आएगा, क्वेश्चन चेंज होकर आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को समझेंगे और कौन सा फॉर्मूला, किस तरीके से पता चलेगा कि किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो आपको खुद का दिमाग लगाना सीखना है। तो कोशिश किया करो कि पहले वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखो कि मैंने किस तरीके से सॉल्व किया है। ठीक है ना। तो आज की क्लास में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखी हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। और अगर आप चाहते हैं कि आपको नोट्स मिल जाए, वैसे तो खुद से नोट्स बनाइए, और साथ के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरे वाले नोट्स भी मिल जाएं तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ के लिंक भी मिल जाएंगे और साथ के साथ आपको नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है। तो इन जगह पर हमारे को आप शेयर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके और कोई भी क्लास आपसे रह ना जाए। ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।